नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बीएचयू। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम लोग अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्प्रेरी इश्यूज के 4th वीक पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन में प्रवेश कर रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंतर्गत आज हम लोग इसका पहला व्याख्यान समझने का प्रयास करेंगे, जो है पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात समावेशन की राजनीति एक विषय प्रवेश। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस मॉड्यूल को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और संवैधानिक प्रावधानों के पृष्ठभूमि में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे भारत में किस प्रकार से अलग अलग विविधता वाले वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया गया है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई है। तत्पश्चात हम लोग एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक क्रिया और जो भारत में इंक्लूसिव संस्थाएं हैं, जो आपके समता मूलक और समावेशी संस्थाएं हैं, उनकी क्रियाविधि पर दृष्टि डालेंगे। तत्पश्चात हम लोग जेंडर, पंथ और भाषाई जो समावेशन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर विचार करते हुए उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम जो नागरिक समाज है उसकी भूमिका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे और किस प्रकार आर्थिक और डिजिटल समावेशन आज के युग में एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समावेशन की राजनीति के अंतर्गत, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम समावेशन की राजनीति की बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज इंक्लूजन, व्हाट इज एक्सक्लूजन। इंक्लूजन मतलब आपको लोगों को इंक्लूड करना, अपने भीतर समाहित करना। एक व्यवस्था के अंतर्गत जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सक्लूजन समझना होगा कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली कुछ वर्गों के साथ इनजस्टिस हुआ है जो समाज की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। एक लंबे समय तक जो है उनके साथ अन्याय हुआ है और उसी हिस्टोरिकल इंजस्टिस के कारण वो एक्सक्लूडेड ग्रुप है। तो बहिष्कृत होने के कारण अब आवश्यकता इस बात की है कि उनको समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए और समावेश किया जाए। इसके लिए जो पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन, समावेशन की राजनीति के अंतर्गत जो है उन विविध वर्गों, भाषाई, क्षेत्रीय, आपके पंथीय, धर्मीय या कह सकते हैं नस्लीय जो अलग अलग विविधताएं हैं उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। यहाँ कोई एक क्राइटेरिया नहीं है जिसको एक्सक्लूड किया गया है, यहाँ वेरियस क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोगों को देख सकते हैं। तो ऐसी नीतियों को अपनाने का इसमें प्रयास किया जाता है जिससे कि सभी वर्गों का जो समान रूप से जो है सहभागिता हो राष्ट्रीय व्यवस्था में, राजनीतिक नीति निर्माण में। और इसका जो लक्ष्य है यह है सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व, यानी ये उन वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान कराना चाहती है, सभी वर्गों को सशक्त बनाकर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहती है। अब अगर बात करें जो इसका वैश्विक रूप से अगर हम महत्व देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो आपके एसडीजी गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनकी भी पूर्ति होती है और यूएन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो मानवाधिकारों की घोषणा की गई है उसके भी संरक्षण रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम समावेशन की नीतियों को अपनाएं। तो भारतीय राज्य ने कहीं ना कहीं इसके लिए एक डिफरेंशियल अप्रोच अपनाया है। हमने एक विविधीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए ऐसी नीतियों पर अधिक महत्व दिया है जो कि जाति आधारित जो हमारी विवशताएं हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और इस वजह से जो कुछ समूह जो है अपने आप को जो है डिप्राइव कंडीशन में पाते हैं, वो तुलनात्मक रूप से अभावग्रस्त स्थिति में होते हैं, तो उनके कल्याण के लिए उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने और उनकी संपन्नता के लिए उन ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है और इसको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए जब हम समावेशन की राजनीति की बात करते हैं तो इसको हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा और ये हमें उस पूरे उस द्वंद को, उस पैराडॉक्स को समझने का एक चक्षु प्रदान करता है कि कैसे समकालीन भारत में एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की जो पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ ग्रुप्स को जो है इंक्लूड किया जा रहा है और कुछ
ग्रुप्स को जो है मुख्य धारा से एक्सक्लूड करके रखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आपके औपनिवेशिक काल से पहले जो है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो जातिगत विविधता काफी अधिक थी और प्रजातिगत भी विविधता थी, अलग अलग जनजाति, नस्ल और विविधतापूर्ण कल्चरल, रेशियल और नेशनल जो है हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अलग अलग प्रैक्टिसेस का। तो जो कॉलोनियल एरा आता है तो उन्होंने क्या किया, उसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट किया, फूट डालो और शासन करो की नीति, और जिसके तहत ये जो विविधता को हम इंजॉय कर रहे थे फिर एक दूसरे के प्रति एक वैमनस्य का भाव जो है वो कॉलोनियल पीरियड में उद्भव होने लगा। और 1947 के बाद हम पाते हैं कि फिर जब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने समझा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, तो उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिससे कि जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए जो वर्ग है उनको किस प्रकार से समाज के साथ जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये इस प्रकार की नीतियों को अपनाने पर बल दिया गया जिससे कि इनके डिसएडवांटेज होने की कंडीशंस को समझा जाए और पहचाना जाए, और साथ ही उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो पर्टिकुलर मेंबर्स है उनके क्या कंसर्न है उनको समझते हुए उनके अनुरूप जो है पॉलिसीज को निर्मित की जाए। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए, कई नीतियां निर्मित की गई ताकि उस विशेष पर्टिकुलर ग्रुप को जो है उनको बेनिफिट दिया जा सके। हिस्टोरिकली जिनके साथ जो है इनजस्टिस हुआ है उनको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि ठीक इससे पहले जो हम लोग मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें भी यही आधार था कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से लोगों ने अपनी समस्याओं को मुखर किया और उन्होंने एक मास मूवमेंट के बेसिस पर जो है राजनीति पर अपना प्रभाव डाला। और अब जो ये पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन में हम देखेंगे विशेषकर जो ये मार्जिनलाइज सेक्शन है वो कैसे अपनी आइडेंटिटी को एग्जर्ट करते हैं और उसके बेसिस पर उनको सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए उन्होंने कैसे अपने कॉन्शियसनेस को रेज किया, वो कैसे एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाते हैं और साथ ही आंसर में किस प्रकार से गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम उनके लिए पॉलिसियां बनाई। तो अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक स्पष्ट रूप से जो समानता का अधिकार है ये स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करता है कि सभी को के साथ समान व्यवहार राज्य की संस्थाएं, न्याय संस्थाएं करेंगी। इसी प्रकार आर्टिकल 330 से 332 तक जो है रिजर्वेशन के प्रोविजंस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो कि उनको भी इंक्लूड करने पर फोकस करता है। हमारे यहाँ सामाजिक कल्याण का जो आधार है वो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखने को मिलता है। सारे नीति निदेशक तत्व जो है सामाजिक आर्थिक क्रांति की ओर इंगित करते हैं और इसी पर ऑस्टिन ने भी इस बात पर बहुत बल दिया है कि अगर हम सामाजिक आर्थिक क्रांति की बात करते हैं तो पार्ट 4 जो है पूरी तरह उसी पर फोकस है। फिर जब अगर हम देखें तो यूपीए की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस दिशा में समावेशन की राजनीति को की तरफ कदम बढ़ाते हुए संविधान में 2005 में जो संवैधानिक संशोधन किया 93rd अमेंडमेंट के थ्रू रिजर्वेशन का जो प्रोविजन था वो एडेड और अनएडेड यानी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त जो शैक्षिक संस्थाएं थी उन तक उसमें विस्तार किया गया और उसमें SC ST OBC के फेवर में रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू किया गया। हाँ, इसमें उन संस्थाओं को इंक्लूड नहीं किया गया था जो कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रशासित होते थे। तो ये एक प्रकार से जो ये डिसीजन लिया गया था ये इनामदार मामले में जो डिसीजन आया था उसके ही प्रतिक्रिया स्वरूप लिया गया था, क्योंकि उस डिसीजन ने कहीं ना कहीं एफर्मेटिव एक्शन का जो क्षेत्र था उसको काफी सीमित कर दिया था और एफर्मेटिव एक्शन को केवल एडेड संस्थाओं सहायता प्राप्त संस्थाओं तक ही वो लागू होगा इस बात पर उस जजमेंट में बल दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि सारी जो राज्य सरकारें थी, विभिन्न राजनीतिक दल थे, उन लोगों के बीच में जो है एक तरह से एक दुविधा का माहौल बन गया था। तो उन्होंने केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि वो एक ऐसा विधि लेकर आए जिससे कि ये जो रिजर्वेशन के प्रोविजन का जो लाभ है इसके अंतर्गत एडेड और अनएडेड दोनों संस्थाओं को इसमें रखना होगा और रखना चाहिए भी, और साथ ही माइनॉरिटीज जो इंस्टीट्यूशंस है उनको हम इस ग्रुप में नहीं रखेंगे।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, रिजर्वेशन को दोनों एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस तक इंप्लीमेंट करके। अब बात करते हैं अफर्मेटिव एक्शंस की और रिजर्वेशन की। जब हम अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कभी कभी दोनों को सिनोनिम्स के रूप में, पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको समझना आवश्यक है। जब हम एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्यवाही की बात करते हैं तो इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हर जगह वो कोटा रिजर्व किया जाएगा जॉब में किसी विशेष आपके डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए या आपके लोअर कास्ट जो अल्पसंख्यकों में है उनके लिए। यहाँ मेनली कोशिश ये की जाती है कि हम उन कारकों को पहचाने, उन फैक्टर्स को पहचाने जिसकी वजह से वो डिप्राइव्ड है, और उनको जो है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी तुलनात्मक रूप से उनको अधिक वरीयता देते हुए उनके साथ व्यवहार किया जाए। जैसे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय उनको वरीयता दिया जाए, या जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाए, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज देना, ये आपका अफर्मेटिव एक्शन के तहत आएगा। और जबकि रिजर्वेशन में क्या है, पर्टिकुलरली उनके लिए जो कुछ कोटा फिक्स किया जाता है वो आपके रिजर्वेशन में आता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो मैकेनिज्म है इसके माध्यम से प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, एक तरह से वरीयता देते हुए जो ग्रुप्स डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको किस प्रकार समाज में समावेशित किया जाए इसी का प्रयास किया जाता है। और रिजर्वेशन सिस्टम में क्लियर कट हम जानते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस करते हुए आपके शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 15%, एसटी आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी के लिए जो है 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। और इसमें भी क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि ये माना गया है कि इस वर्ग में जिन लोगों की आय अच्छी है और जिनको इस प्रकार के रिजर्वेशन के बेनिफिट की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए पर्टिकुलर क्लियरली ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कास्ट के अंतर्गत भी ये क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर वो क्रीमी लेयर में आएंगे तब फिर उनको जो है कोई फीस में जो है छूट, इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तब उनको जो है फीस में छूट और बाकी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होगी। अब बात करते हैं ऐसी संस्थाएं जो कि समावेशन से संबंधित नीतियों के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो भारत जैसी विविधता और सामाजिक विविधता, विभिन्न संस्कृतियों का जिस प्रकार से यहाँ समागम हुआ है, ऐसा आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए परिणाम स्वरूप इस तरह की जो समस्याएं सामने आई उनको जूझने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए हमारे यहाँ ऐसे कई संस्थाएं भी निर्मित हुए जो कि इन जो विविधता को किस प्रकार से सिस्टम के साथ जोड़े रखे उस क्षेत्र में काम करे। क्योंकि होता क्या है, जहां समाज में विविधताएं होती है तो उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है एक्सक्लूजन भी होता है। कुछ लोगों को संस्था में आसानी से प्रवेश मिल जाता है लेकिन कुछ एक्सक्लूडेड रहते हैं। वो भारत में भी ऐसा हुआ। कुछ लोगों को, चाहे वो शिक्षा की वजह से, जागरूकता की वजह से है, इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा पहुंच बन पाई, वो सत्ता के समीकरणों के साथ अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लिए, लेकिन कुछ लोग जो है हाशिए पर खड़े रह गए। तो इसलिए भारत इस मामले में भी कुछ ही आपके पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में आता है जिसने इस चैलेंज को सीरियसली लिया और उन्होंने एक समावेशी प्रजातंत्र के निर्माण के लिए भी बहुत एकदम शुरुआती दशक से ही काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारा जिस प्रकार का विविधतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक, बहुभाषीय, बहुधार्मिक समाज है, उसमें इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस को आगे आकर काम करना होगा, ये हमारे राष्ट्र निर्माता अच्छे से समझ चुके थे। तो इस दिशा में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, एनसीएससी, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसको एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करते हुए इसके बारे में डिटेल जो प्रावधान है आर्टिकल 338 के अंतर्गत किया गया। इसी प्रकार एनसीएसटी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इसको भी एक संवैधानिक निकाय के तरह आर्टिकल 338 क्लॉज ए के अंतर्गत इनको भी संवैधानिक दर्जा देते हुए इनके क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया गया।
अब बात करते हैं जेंडर इंक्लूजन की, क्योंकि जब इंक्लूजन की बात करती है सिर्फ ये एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं है, यहाँ पे सोसाइटी के वैराइटीज ऑफ ग्रुप से जिनको एक्सक्लूड रखा गया है, चाहे वो लिंग्विस्टिक में हो, चाहे रीजनल हो, चाहे जेंडर इश्यूज हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जो कि कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड और सबल्टन ग्रुप बने हुए हैं। उन सबको मुख्य धारा से जोड़ना जो है वो आवश्यक है। तो जेंडर इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि जो महिलाएं हैं वो एक लंबे समय तक एक दमित वर्ग रहा है और कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का एक लंबे समय तक हनन हुआ है। और चाहे वो अवसर प्राप्ति की बात हो या संसाधनों तक पहुंच की बात हो, तो सामान्य परिस्थितियों में जो चीजें बाकी वर्गों के सदस्यों को प्राप्त हो जाता है और जो कि आपके जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक राजनीतिक एकीकरण के लिए बहुत आवश्यक होता है, वैसे मानवाधिकारों से भी जो है महिलाओं को वंचित रखा गया है। जैसे आपका हाउसिंग की सुविधा है, या रोजगार है, हेल्थ केयर है, या नागरिक गतिविधियों में पार्टिसिपेशन है, या प्रजातांत्रिक रूप से सहभागिता है। ये आम जो अधिकार है इनसे भी महिलाओं को वंचित रखा गया है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उनको समावेशित करने के लिए 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से 33% आरक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं में लागू किया गया। उसी तरह 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपके म्युनिसिपैलिटीज में भी आरक्षण की सुविधा इंप्लीमेंट की गई, ताकि जो वहां पर महिला प्रत्याशी जो चुनकर आए दोनों जगह में, और वो जो है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सक्रिय राजनीतिक प्रत्याशी के रूप में काम करे और कहीं ना कहीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो अपने पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट्स तैयार करे। इसी प्रकार लगातार सरकारें जो स्कीम चलाती आई हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, और लोगों को और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के ऐसे स्कीम्स भी इनिशिएट किए जाते हैं जिसमें कि महिलाओं के एजुकेशन पर अगर आप खर्चा करते हैं तो उसमें जो है सरकार जो है वो माफी देती है या स्कॉलरशिप स्पेशल प्रोवाइड करती है। साथ ही जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए भी जो है, उनके जो राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी अधिनियम 2019 में आया, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा समाज ट्रांसजेंडर के प्रति भी संवेदनशील हो, ये बहुत अधिक आवश्यक है। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ, जिसमें 33% आरक्षण आपके लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को प्रदान किया गया, ये भी आपके जेंडर इंक्लूजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं आपके पंथीय और भाषाई समावेशन की। जब संविधान सभा में ये विमर्श चल रहा था कि किस मुद्दे को और किस वर्ग को जो है हम अधिक वरीयता दे, तो जो डिस्कशंस के जो पॉइंट्स थे जिसमें माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास में से किसको अधिक वरीयता दे, या क्लासेस में हम माइनॉरिटी को इंक्लूड करें या केवल हम क्लासेस की बात करें, वर्गों की बात करें, तो अंत में जो है माइनॉरिटीज को रिप्लेस करते हुए क्लासेस टर्म को, वर्ग टर्म को जो है संविधान सभा के सदस्यों ने ग्रहण किया। केएम पनिक्कर जी ही इस के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। उन्होंने अपना तर्क जो प्रस्तुत किया कि भारत में जब भी हम माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये धर्मीय, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को डिनोट करता है, और इससे क्या होगा, अगर हम इस प्रकार के डिप्राइव्ड सेक्शन के अंतर्गत लाएंगे तो ऐसे कई समुदाय छोटे छोटे हैं जो कि आपके मेजोरिटी समुदाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनका भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है सेवाओं में नहीं है, तो फिर वो लोग जो है मुख्य धारा से वंचित रह जाएंगे। इस वजह से जो माइनॉरिटी जो क्लासेस है उनको इंक्लूड ना करते हुए सिर्फ क्लासेस टर्म को इंक्लूड किया गया। लेकिन माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्शन रखने के लिए अनुच्छेद 29-30 में स्पेशल उनको राइट्स दिया गया। आपके रिलीजियस फ्रीडम का राइट्स ऑलरेडी 25 से लेकर 28 तक दिया जा चुका है, और भाषाई इंक्लूजन के लिए 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पोजीशन दिया गया 8th शेड्यूल के अंतर्गत। अब अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो वहां जैसे ही आपके ये रिजर्वेशंस इंप्लीमेंट होते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, जो 33% रिजर्वेशन, तो इससे क्या होता है कि जो 44% जो महिलाएं हैं वो आपके लोकल गवर्नेंस के क्षेत्र में जो है वो एक्टिवली सामने आती हैं। इससे क्या होता है कि जो दलित महिला नेतृत्व हैं वो लोगों में काफी जागरूकता आती है, वो मजबूत होकर अपने क्षेत्र में उभरती हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करती है।
तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे मैकेनिज्म की तरह डेवलप हुआ 73rd अमेंडमेंट, जिसने शक्तियों का भी एक तरह से विकेंद्रीकरण किया, एक शक्तियों को प्रदत्त किया लोकल लेवल पर, और प्रजातांत्रिक रूप से जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था से क्या हुआ कि लोग खुद ही अपने सिस्टम को कैसे रन कर पाएंगे, इसके लिए जो है डिसीजंस लेने लगे। तो इस मॉडल ने कहीं ना कहीं जो शक्ति के जो संबंध है वो 3 लेवल पर इसने शक्ति के संबंधों में परिवर्तन लाने की कोशिश की। एक तो परिवार के स्तर पर, अब जो है महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में भेजना है तो उनके प्रति दृष्टिकोण बदला। एक समुदाय के स्तर पर, क्योंकि महिला नेतृत्व आ रही है तो एक लोगों की सोच में बदलाव आया, और साथ ही राज्य के जितने भी एपरेटसेस हैं उन सब में जो है हम देखते हैं कि वो चेंजेस आया, क्योंकि अब जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है हर ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ग्रहण कर रहे हैं। तो कई सारे अध्ययन भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब भी प्रतिनिधित्व की बात आती है या एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स रहता है, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो या जेंडर का वजह से हो या आपके जनजातीय वजह से हो, तो इनको जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जिस प्रकार से सुविधाएं प्रदान की गई, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मतलब रातों रात इनमें परिवर्तन आ गया। ये सुविधाएं होने के बाद भी कहीं ना कहीं आज भी इन समूहों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही न्यूज़पेपर में ये आया था न्यूज की जो पंचायत के इलेक्शंस में प्रधान जो महिलाएं थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनके पति जो है वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो वो जो सोच है प्रधान पुत्र प्रधान पति की अभी भी एक बड़े स्तर पर जो है हावी है, तो उससे लड़ने की आज भी आवश्यकता है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी चुनौती है वो आपका जाति के आधार पर जो भेदभाव है, क्योंकि भले कानून बन चुका है लेकिन आज भी अस्पृश्यता जो है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है व्यवहार में है। हाथरस की घटना 2020 की हमें बताती है कि अभी भी हम दलितों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, शहरों से लेकर गांव तक ये समस्याएं बनी हुई है। तो इन समस्याओं को अगर हम दृष्टि में देखें तो सरकार ने शुरू से ही इस क्षेत्र में कई बार प्रयास भी किया है कि इस प्रकार के भेदभाव को रोका जा सके। जैसे 5 सदस्यीय आपके जजेस की जो संवैधानिक बेंच थी, इन्होंने 10 अप्रैल 2008 में इस 93 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2005 को, उसको बनाए रखा, क्योंकि इसको बनाए इसके काफी लोग विरोध कर रहे थे कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके न्यायालय ने इसको सही ठहराया, क्योंकि ये कम से कम राज्य को ये शक्ति तो देता है कि वो विशेष प्रावधान बना सकता है, सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए प्रावधान बना सकता है, उनको शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का मौका मिल सकता है, 70% आरक्षण ओबीसी को इसमें आईआईटी, आईआईएम और बाकी केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्राप्त हो रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, तो विरोध के बावजूद भी न्यायालय ने इस निर्णय को बनाए रखा। और इस संदर्भ में चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने बताया कि जो अफर्मेटिव एक्शन है कि भले वो लगता है कि वो भेदभावपूर्ण है, लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह से समीकरण उसका स्पष्ट रूप से समझे और उसको कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे तो ये एक बृहद स्तर पर जो है वो समानता को लाने का प्रयास करती है। इसलिए इस प्रकार की चीजों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसी प्रकार जो दूसरी चुनौती आपकी है वो है आपकी जेंडर इनइक्वालिटी का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 20% जो फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है, और आज भी हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमर्त्य सेन ने आपके इस पॉइंट पर बहुत अधिक बल दिया था कि जो मिसिंग वुमेन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आ रही थी लगातार कि मिलियंस ऑफ वुमेन जो है इंडिया में मिसिंग है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो जीन द्रेंज और अमर्त्य सेन ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही थी कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है ये एक बहुत बड़ी मतलब एक डिस्पैरिटी है जो ज्यादातर समाजों में पाई जाती है, और विशेषकर ये भारत में बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये जो फीमेल और फीमेल में जो डिफरेंस है ये केवल आपके लिटरेसी रेट जो है उसका एक एस्पेक्ट है कि भाई साक्षरता का अभाव है, लेकिन अगर हम ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखेंगे तो कई सारे मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी जेंडर पर आधारित जो असमानता है वो पूरे भारत में व्याप्त है। और सामाजिक व्यवहारों में भी अगर हम देखें तो जो फीमेल मोर्टेलिटी
जो है इतनी अधिक है, महिलाओं की मृत्यु दर। तो इसके कई सारे निहित कारण है, कई सारे छुपे हुए कारण है, और ये व्यवहार इतना जटिल रूप से समाज में हो रहा है, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। अगर हम सिर्फ ग्राफिक्स की स्टोरीज पर ध्यान न दे, जितना आंकड़ा सरकारी आ रहा है उसको अगर हम ध्यान दे, तो वो तो एक पक्ष बता रहा है, क्योंकि हम सिर्फ उतना जानते हैं कि हाँ इनफेक्ट ड्राइंग की मैटर है, या किसी को जहर दिया गया है, या फिर जो ऑक्सीजन उसके शरीर में ना पहुंचने के कारण अनकॉन्शियसनेस या डेथ का मैटर है। ये तो कुछ मामले हैं जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बन रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे मामले हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आती, और कई प्रकार की एट्रोसिटीज जो है आज भी जेंडर के आधार पर समाज में बनी हुई है। तो अगली जो चुनौती है हमारे लिए, क्षेत्रीय विविधता जो है, वो विविधता को संरक्षित रखते हुए हमें जो है उसके डिस्पैरिटी में उसको कन्वर्ट नहीं करना था, लेकिन हुआ क्या, वो रीजनल डिस्पैरिटी में कन्वर्ट हो गया। आपके कुछ क्षेत्र जो है वो विकास का लाभ प्राप्त कर सके, और कुछ क्षेत्र में जो है क्षेत्रीय विषमता लगातार बढ़ती चली गई। नॉर्थ साउथ में जो डेवलपमेंट का डिवाइड है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार रूरल और अर्बन एरिया में जो एजुकेशनल गैप है उसकी वजह से भी एक रीजनल लेवल पर जो है हम देख सकते हैं डिस्पैरिटी आती है। तो इसके कई सारे कारण है, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर, कोई क्षेत्र अगर बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र है तो उस राज्य का विकास का सारा लाभ मिलना उस राज्य को मुश्किल हो जाता है। फिर इकोनॉमिक जितनी प्लानिंग्स हुई है वो भी कहीं ना कहीं उनके लेवल पर भी काफी फेलियर हुआ है। सब राज्यों को विकास पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ समान रूप से नहीं प्राप्त हो सका है। साथ ही जो क्षेत्रीय आपकी जो विषमता है उसके बढ़ने का एक कारण ग्रीन रिवोल्यूशन भी है, कि उसका लाभ उन विशेष क्षेत्रों को मिला जिसमें कि आपके कृषि का जो कार्य है बहुत अच्छे से हो सकता था, और कई क्षेत्र थे जहां तक उसका लाभ मिल ही नहीं पाया। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता का अगर वातावरण राज्यों में रहेगा तो वहां भी जो है क्षेत्रीय विषमताएं जन्म लेती है। तो अगर देखें तो जो पहले से लेके 7वें पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो उसमें पंजाब और हरियाणा को सबसे ज्यादा जो है पर कैपिटा प्लान आउटले प्राप्त हुआ। कुछ और राज्यों को इसमें जोड़े तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इससे बेनिफिटेड हुए, और लगभग हर 5 ईयर प्लान में उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर देखें, जो राज्य पिछड़े थे जैसे बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनको बहुत कम जो एलोकेशन इनको मिलता है, बहुत स्मॉलेस्ट एलोकेशन ऑफ पर कैपिटा प्लान इनके पास होता है, जिसकी वजह से जो है ये क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो सशक्त भूमिका निभानी होगी वो निभानी होगी आपके सिविल सोसाइटी को। जैसे एनजीओ है, एमनेस्टी इंडिया है, दलित फाउंडेशन है, इनको आगे बढ़कर काम करना होगा। जेंडर डिस्पैरिटी के लिए मीटू जैसे मूवमेंट्स चलाए गए हैं जो कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को मुख्य धारा में रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी भी आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपके जो इश्यूज है उनको जो राज्य और नागरिकों के बीच में उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जो मुद्दे हैं उनको, व्यक्ति के मुद्दों को राज्य तक, राज्य के बातों को व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ये भूमिका बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाली हो जाती है, और ये भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है जब हम ग्रासरूट डेमोक्रेसी लेवल पर इनकी एक्टिवनेस की बात करते हैं, क्योंकि ये एडवोकेसी का भी काम कर सकते हैं और सामाजिक आंदोलन का संचालन भी कर सकते हैं। ये प्रजातांत्रिक सहभागिता को भी बढ़ा सकते हैं। आपके वैधानिक एक मैकेनिज्म की तरह ये विश्वसनीयता को भी सिस्टम में बढ़ा सकते हैं। साथ ही लॉबिंग के माध्यम से ये परिवर्तन को ला सकते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी अपने एक दृष्टिकोण लोगों के बीच में बना सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। कहीं ना कहीं इंक्लूजन के जितने भी इनिशिएटिव लिए गए उससे 131 SC STs जो MPs हैं, हम 2024 के डाटा में देख सकते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया दोनों हाउसेस से, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो कहीं ना कहीं जब हम इनके क्लोज रिलेशंस को देखेंगे कि कई सारे फैक्टर्स है जिनका की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे कास्ट का, पॉलिटिक्स का, रिजर्वेशन का, और इनका क्या प्रभाव रिजर्वेशन के रेजिम्स पर पड़ता है। जो राजनीतिक दल है, इनकी राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का जब हम बहुत ही एकदम डीपली जाके जब हम उनका परीक्षण करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार ये जो संबंध है
यही तय करता है कि एक पर्टिकुलर वर्ग पिछड़ा रह जाएगा, एक पर्टिकुलर जाति अगड़ी रहेगी कि पिछड़ी रहेगी। ये सारे समीकरण जो है वो तय करते हैं। और साथ ही ये बात भी स्पष्ट हो पाती है कि कोई भी जो आरक्षण की नीति है वो कितनी अच्छी भूमिका निभा सकती है, वो कितनी प्रभावी हो सकती है, और किस प्रकार से वो लोगों की पहचान को निर्मित कर सकती है। ये सब कुछ तय होता है कि कैसे उसका किस प्रकार का समीकरण राजनीतिक व्यवस्था के साथ है, और वो आपके अन्य पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में कितना सक्षम हुई है। तो इसके अंतर्निहित तत्वों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये राजनीतिक प्रक्रिया है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और राजनीतिक संस्थाओं के जो डिजाइन है उनको अगर हम अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें समझना होगा जो ये अलग अलग प्रतिनिधित्व का पैटर्न है ऐसा क्यों है, उनके बीच में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं, और वो कैसे एक इनइक्वालिटी का जो है एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब अगर हम आर्थिक और डिजिटल समावेशन की बात करें तो मनरेगा का जो योजना था, निश्चित रूप से इसने आर्थिक समावेशन के रास्ते में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि 100 दिन तक जो रोजगार प्रदान करने का ये स्कीम था ये काफी इंपॉर्टेंट था, और इसने काफी हद तक जो बेरोजगारी की समस्या के समाधान में भूमिका निभाई। लेकिन फिर बाद में जाके इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होने लगा, फर्जी पेपरों पर रोजगार दिखाए जाने लगी, तो उस जगह में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। जनधन योजना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था इकोनॉमिक इंक्लूजन का, जिसके तहत 500 मिलियन बैंक अकाउंट्स खोले गए। साथ ही आपके डिजिटल इंक्लूजन के तहत आपके आधार बायोमेट्रिक आईडी जो है 1.4 बिलियन लोगों के लिए तैयार किया गया, और साथ ही यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस में 70% जो ग्लोबल डिजिटल पेमेंट है 2023 में वो भारत के लोगों द्वारा जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। ये हमें आंकड़े बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स इंक्लूजन के लगातार जो है सिस्टम ले रही है। अब हाँ, हर जगह जो है कंपैरेटिवली अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो जैसे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन को शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया गया, तो वही भारत में देखा गया कि हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी समाज की आवश्यकताओं के साथ ज्यादा सटीक बैठता है। अब अगर हम आगे की दिशा की बात करें तो सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि आपके हाशिए पे खड़े समूह है उनके शैक्षिक रूप से उनके सुधार करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उनको मजबूत बनाना होगा। जितने भी आपके तकनीकी द्वारा गवर्न जितनी समावेशन की प्रवृत्तियां हैं उनको हमें सिस्टम के साथ जोड़ना होगा, चाहे वो एआई की टेक्नोलॉजी हो, ब्लॉकचेन विधि के माध्यम से कैसे हम और जो डिप्राइव्ड कैटेगरीज है उनको इंक्लूड कर सके, इसके बारे में हमें सोचना होगा। टोकनिज्म वर्सेस जेन्युइन इंक्लूजन को भी समझना होगा कि कहीं हम बस टोकनिज्म में कुछ लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं कि वास्तव में सटीक तरीके से इंक्लूजन की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा रहा है। साथ ही ये पूरा जो समावेशन का कार्य है इसको वोट बैंक की राजनीति से सुरक्षित रखना होगा, और जितने भी आपके स्वतंत्र भारत के जो नेतृत्व है उनको ऐसी सोच विकसित करनी होगी जैसी सोच हमारे संविधान सभा के निर्माता, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने विकसित किया था। क्योंकि जब भारत आजाद हो रहा था उस समय के नेतृत्व को पता था कि हमें एक ऐसे समावेशित समाज को निर्मित करना होगा, एक ऐसा मॉडल डेवलप करना होगा जो बहुलता पर आधारित हो, जिसमें हम सहभागिता को बढ़ावा दे, जो कि एक संघीय राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करे, और जिसमें समाज के सभी वर्गों को जो है उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। तभी जाके हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, और हमें अपने राष्ट्र निर्माताओं की उसे स्वप्न को जो है आगे ले जाना है। तो अब इसको समअप करते हुए हम अंबेडकर जी के विचार को देख सकते हैं कि अ नेशंस प्रोग्रेस डिपेंड ऑन हाउ इट ट्रीट इट्स वीकेस्ट मेंबर, कि एक राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने सबसे कमजोर जो सदस्य हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो सामाजिक असमानताएं व्याप्त है उनको हम समझे, उनको निवारण करने के लिए जो है अलग अलग नीतियां बनाए, जो विद्यमान नीतियां हैं उनको मजबूत करें, और कुछ पूरक नीतियों का निर्माण करें, चाहे वो अफर्मेटिव एक्शन के रूप में हो और चाहे किसी अन्य रूप में। एक आगे की देखने की वाली प्रवृत्ति को अपनाना होगा, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ एक समतामूलक, न्यायपूर्ण
दृष्टिकोण को अपनाते हुए ही हम जो हाशिए पे खड़ा वर्ग है उसको प्रजातांत्रिक समाज के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले 75 वर्षों का अनुभव बताता है कि आर्थिक विकास जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है, सभी को जो है विकास के लाभ नहीं मिले हैं। तो इसलिए हमें एक नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा, और जिसके तहत जो है ये जो बढ़ती हुई आर्थिक असमानता है और साथ में जो सामाजिक रूप से जो पूर्वाग्रह है, इन दोनों से संघर्ष करते हुए एक जो कई नए प्रकार के सामाजिक पूर्वाग्रह निर्मित हो रहे हैं, असमानताएं निर्मित हो रही हैं, इनका विश्लेषण करते हुए जहां जहां ग्रुप्स के बीच में हॉस्टिलिटीज है उनको कम करते हुए समझना होगा कि ये स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज कहां है, कहां कहां लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, कहां उनको अलग रखा जा रहा है, और कैसे हम इंक्लूसिव पॉलिसीज को लाकर समाज के हर वर्ग को जो है मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। ये आपके लिए गतिविधि प्रश्न है कि आप इस पर जो है अपना पॉइंट्स तैयार करेगा कॉपी में कि किस प्रकार जो समावेशन की नीतियां हैं इन्होंने समाज के जो आपके हाशिए पे खड़े वर्ग हैं इनकी स्थितियों में परिवर्तन करने में ये कामयाब रहे हैं। दूसरा, इस प्रश्न पर विचार करिएगा कि सरकार ने कई प्रयास किया जिससे कि समाज में जो कमी हैव और हैव नॉट के बीच जो कमियां हैं वो कम हो सके, लेकिन सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी आज भी जो हैव और हैव नॉट यानी साधन संपन्न वर्ग और साधन विहीन वर्ग के बीच में एक बड़ी जो खाई बनी हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? और ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिससे आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।